हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है इस यूट्यूब पोर्टल पे। देखिए, हम पिछले वीडियोस में 25 क्वेश्चन तक सॉल्व कर चुके हैं। अब हम यहाँ पे उसी को कंटिन्यू करने वाले हैं 26वें क्वेश्चन से। तो आप देखे होंगे कि हम पूरे एक्सप्लेनेशन के साथ चल रहे हैं, तो वैसा ही यहाँ भी करने वाले हैं। पूरे एक्सप्लेनेशन के साथ हम वीडियोज़ को आगे बढ़ाएंगे। तो देखिए, देर किस बात की है, स्टार्ट करते हैं जल्दी से वीडियो को। 26वां क्वेश्चन जो कि आपके स्क्रीन के सामने है। तो 26वां क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक 100 एम्पियर अपान 5 एम्पियर अनुपात का करंट ट्रांसफार्मर 5 एम्पियर के अमीटर से जुड़ा है। यदि पाठ्यांक रीडिंग कितना हो 3 एम्पियर, तो वास्तविक करंट की गणना कीजिए। कितना है जी? 3 एम्पियर। तो देखिए, ये होता क्या है बेसिकली, करंट ट्रांसफार्मर एक देखेंगे तो रिंग टाइप की होती है, जिसके अंदर एक ट्रांसमिशन लाइन की यदि हम बात करें, ट्रांसमिशन लाइन की काफ़ी अधिक उसमें करंट फ्लो करता है। उन्हीं की हमको करंट की गणना करने के लिए क्या करते हैं, हम करंट ट्रांसफार्मर का यूज़ करते हैं। तो ट्रांसमिशन लाइन में ये पूछा है बेसिकली कितना करंट फ्लो हो रहा है, वास्तविक ये करंट है, उसी की गणना करना है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक और वाइंडिंग यहाँ पे लगा लेते हैं, जो कि सेकेंडरी साइड होता है। ये प्राइमरी साइड जैसे ट्रांसफार्मर में होता है, और ये रिंग जो है वो कोर है। तो ये सेकेंडरी साइड है। सेकेंडरी साइड में बता रहा है कि जो रीडिंग आ रही है वो कितनी आ रही है, 3 एम्पियर। तो हमको बताना है कि कितनी वास्तविक करंट होगी। तो बेसिकली जैसा हम ट्रांसफार्मर पढ़ते हैं, बेसिकली वही क्वेश्चन ये भी है, बस ये करंट ट्रांसफार्मर होता है। इसमें नंबर ऑफ टर्न्स प्राइमरी की एक ही होती है। तो अब देखिए, जो अनुपात दिया है 100/5 एम्पियर का, वो क्या दिया है, I1/I2 दिया है। ठीक है जी, I1/I2। I1/I2 इज इक्वल्स टू क्या होता है, अगर हम ट्रांसफार्मर में जानते हैं तो ये ठीक उल्टा होता है नंबर ऑफ टर्न के रेशियो के, N2/N1 होता है। तो I1/I2 कितना दिया है, 100/5। तो 100/5 यदि हम लिख दें तो देखिए, N2 कितना हो गया 100, N1 कितना हो गया 5। मतलब N1 इधर जो प्राइमरी साइड है उसका और इसका जो अनुपात है 5/100 है। अब हमको बेसिकली चाहिए क्या यहाँ पे, यदि पाठ्यांक रीडिंग 3 एम्पियर है तो वास्तविक करंट का मतलब कि ये जो फ्लो हो रही है लाइन में वो, तो इसका मतलब हमको प्राइमरी साइड वाली करंट चाहिए I1। तो I1 निकाल लेते हैं। I1 कितना हो जाएगा, देखिए I1 इज इक्वल्स टू यदि हम देखें तो I2 का उधर चला जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, उसका मल्टीप्लाई हो जाएगा। कितना हो जाएगा जी, N2/N1 इंटू I2, ये हो जाएगा। तो बेसिकली इसी में हम क्या करते हैं, अगर इसको रख दें तो क्या आंसर आ जाएगा, आंसर जो हमारा आ जाएगा वो कितना आ जाएगा जी, I1 इज इक्वल्स टू N2/N1 100/5 गुड़े I2 रख देते हैं। I2 कितना आ रहा है, रीडिंग कितनी है, 3 एम्पियर, 3। तो ये हो गया हमारा यहाँ से 20, 20 गुणा 3 कर देंगे तो 60 आ जाएगा। तो 60 हमारा इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि BIS के अनुसार एक लाइट सर्किट में अधिकतम लोड से अधिक नहीं होनी चाहिए। तो देखिए, ये जो BIS के अनुसार बोला गया है, एज पर इंडियन स्टैंडर्ड, ये IE के इंडियन स्टैंडर्ड IS के अनुसार, मतलब वही ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड होता है। मैक्सिमम लोड दैट कैन बी कनेक्टेड इन अ लाइट फैन सब सर्किट इज़ 800 वाट। ये 800 वाट से अधिक नहीं होना चाहिए। अगर इससे अधिक हुआ तो ये थोड़ा हानिकारक हो जाता है, खतरा हो जाता है। इस वजह से 800 वाट से अधिक नहीं करना चाहिए। इट कैन ऑल्सो बी एक्सप्लेन्ड इन टर्म्स ऑफ मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉइंट्स दैट कैन बी accommodate in sub circuit. It is maximum of 10 points, that is 10 light or fan or 5 ampere socket points। ये भी आप याद रखिएगा, हो सकता है कि आगे वाले क्वेश्चंस में पूछ दे। ठीक है, अब जल्दी से हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दो प्रत्यावर्ती अल्टरनेटर के तुल्यांकन के लिए मुख्यतः शर्तें क्या हैं, मुख्य शर्तें क्या हैं। अब देखिए, बेसिकली तुल्यांकन अगर इंग्लिश में देखो तो ये क्या होता है, सिंक्रोनिज्म। और अल्टरनेटर को क्या कहते हैं, सिंक्रोनस मोटर। ठीक है, सिंक्रोनस जनरेटर, सॉरी। तो पूछ रहा है कि यदि दो प्रत्यावर्ती अल्टरनेटर हैं, उनके तुल्यांकन के लिए मुख्य शर्तें क्या हैं, कब ऐसा होगा कि वो सिंक्रोनिज्म में रहें, अगर दो हैं तो देखिए, अब दो यदि हैं, हम बात करें, मान लीजिए वो किस में कनेक्टेड हैं, स्टार में कनेक्टेड हैं। सपोज करिए स्टार में वो कनेक्टेड हैं, और दो प्रत्यावर्ती अल्टरनेटर जिसको हम बोलते हैं वो एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं। तो ऐसे केसेस में क्या होना चाहिए, देखिए, यदि ये इनका ये फेज सीक्वेंस हम दे दें A B और C, तो सबसे पहले कि इनका जो सीक्वेंस होता है ऐसे ABC, अगर ये क्लॉकवाइज है तो ये भी क्या होना चाहिए, क्लॉकवाइज ही होना चाहिए। ठीक है, फेज सीक्वेंस। और इनके बीच का ये जो वोल्टेज है प्लस माइनस, ये जो वोल्टेज है प्लस माइनस, वो क्या होना चाहिए,
सेम होना चाहिए, और इनकी जो फ्रीक्वेंसी होती है, यदि पहला 50 हर्ट्ज़ पे वर्क कर रहा है तो दूसरा भी 50 हर्ट्ज़ पे ही वर्क करना चाहिए। ठीक है, तो जो सेकंड ऑप्शन है, वोल्टेज, आवृत्ति और फेज अनुक्रम, मतलब फेज सीक्वेंस, वो समान होने चाहिए। ठीक है, ये कहता है अल्टरनेटर जो होता है हमारा प्रत्यावर्तित्र, उसका सिंक्रोनिज्म का मतलब तुल्यांकन की मुख्य शर्तें हैं। तो सही आंसर हो जाएगा दूसरा वाला। अब हम अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि परिपथ सर्किट में इलेक्ट्रॉन को धकेलने वाले दाब को क्या कहा जाता है। तो काफ़ी इजी क्वेश्चन है कि परिपथ सर्किट में जो इलेक्ट्रॉन को ढकेलता है, जैसे ये मान लीजिए ये कोई वायर है, सर्किट है, इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इनको ढकेलने का काम कौन करता है। जब इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होंगे तभी तो करंट का फ्लो होगा। तो इलेक्ट्रॉन्स कब फ्लो होते हैं, जब इसमें हम कोई फोर्स अप्लाई करें। तो जो फोर्स मैकेनिकल में होता है वो इलेक्ट्रिकल में क्या हो जाता है जी, वोल्टेज। यदि हम यहाँ पे कोई वोल्टेज अप्लाई कर दें, ठीक है, वोल्टेज अप्लाई कर दे तो क्या होगा कि जो फोर्स का काम कर रहा था यहाँ पे, वो वोल्टेज फोर्स का काम करेगा, और इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, ये रेंडमली मूव करा देगा। रेंडमली नहीं, बल्कि ये क्या करेगा, किसी एक डायरेक्शन में मूव करा देगा। एक डायरेक्शन मूव करा देगा तो क्या होगा, वो डिपेंड करता है कि कौन सा हायर टर्मिनल है और कौन सा लोअर टर्मिनल। तो एक डायरेक्शन में मूव करा देगा, जिसकी वजह से क्या होगा कि करंट फ्लो हो जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन को बेसिकली धकेलने का काम कौन कर रहा है जी, वोल्टेज कर रहा है। ठीक है, अब यदि हम अपने, तो इसका सही आंसर कौन सा हो गया, वोल्टेज। अब यदि हम तीसरे क्वेश्चन पे चलें, तो तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है जी कि डीसी मोटर स्टार्टर कितने प्रकार का होता है। देखिए, डीसी मोटर स्टार्टर बेसिकली 3 तरह के होते हैं। कौन कौन से होते हैं जी, एक तो पहला होता है 2 बिंदु स्टार्टर। ठीक है, 2 बिंदु स्टार्टर, और 3 बिंदु स्टार्टर और 4 बिंदु स्टार्टर। तो इतने तरीके के देखिए स्टार्टर होते हैं। बेसिकली देखिए, ये जो आपका दिख रहा है वो कौन सा है, 2 पॉइंट स्टार्टर है। स्टार्टर का यूज क्यों हम करते हैं, क्योंकि देखिए अगर आप डायरेक्ट कोई सप्लाई, जैसे किसी मशीन को सप्लाई दे रहे हो, आप यदि डायरेक्ट उसको कनेक्ट कर देते हो सप्लाई से, तो ऐसे केसेस में हो सकता है कि ज़्यादा करंट फ्लो कर जाए मशीन में। तो उससे क्या होता है, सर्किट के वाइंडिंग को जलने की चांसेस होते हैं। तो उनसे बचने के लिए हम स्टार्टर का यूज़ करते हैं। देखिए स्टार्टर में आप देखोगे तो यहाँ पे रजिस्टेंसेस वगैरह लगाए गए हैं। जैसे कि रजिस्टेंसेस लगाने का क्या फ़ायदा है कि ये जो स्टार्टर है, रजिस्टेंसेस की वजह से पहले जब स्टार्ट नहीं हुआ होगा तब देखिए ये काफ़ी, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि काफ़ी रजिस्टेंसेस हैं। ठीक है, जैसे जैसे स्टार्ट होगा ये यहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा। जब पूरा स्टार्ट हो जाएगा तो रजिस्टेंस, ये जो आपकी निडल है यहाँ पे आ जाएगी। ठीक है जी, तो इससे क्या होगा कि पूरे के पूरे रेजिस्टेंस बाद में डिस्कनेक्ट हो जाते हैं, और केवल मेन जो सप्लाई होती है वो मशीन से जुड़ जाती है। ठीक है जी, आर्मेचर से जुड़ जाती है। तो बेसिकली इसका यूज़ हम क्यों कर रहे हैं कि हम मशीन्स में जो भी मशीन रोटर वगैरह होती है उनकी वाइंडिंग ना जले, तो उनकी वजह से हम पहले ही स्टार्टर लगा देते हैं। तो बेसिकली 3 तरह के होते हैं, 2 बिंदु स्टार्टर, 3 बिंदु स्टार्टर और 4 बिंदु स्टार्टर। अब यदि हम अगले क्वेश्चन पे चले जाएँ, तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31 कि सीसा एसिड बैटरी में निम्न में से किस इलेक्ट्रोलाइट का प्रयोग किया जाता है। तो देखिए, सीसा जो एसिड बैटरी होती है उसमें यदि हम बात करें तो इसमें सीसा एसिड बैटरी में तनु सल्फ्यूरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक एसिड, ये जो H2SO4 आप देख रहे हो, H2SO4, उसका यूज़ हम लोग करते हैं। और यदि हम बात कर ले तो सीसा अम्ल संचायक बैटरी में पानी तथा अम्ल का जो अनुपात होता है वो 3 संबंधे 1 के अनुपात में होता है। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, तो आप इसको भी माइंड में रखिएगा। और ये जो आपको इक्वेशन दिया गया था, आप इसको भी माइंड में रखना। ठीक है, हो सकता है आगे इसकी ज़रूरत पड़ जाए। तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, 32वें क्वेश्चन पे। देखिए, यदि हम बात करें कि 32वें क्वेश्चन की, तो इसमें पूछा गया है हेलोन सीटीसी प्रकार के अग्निशामक का को बुझाने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे बिजली से लगने वाली आग को बुझाने के लिए हम सीटीसी अग्निशामक का यूज करते हैं। ठीक है, और यदि हम बात कर ले तरल सामग्री पे होता, तो ये पे हम क्या कहते हैं, फोम अग्निशामक का यूज करते हैं। एक फोम अग्निशामक आता है। ठीक है, और एक यदि हम बात कर ले पेट्रोलियम पदार्थों की गैस से लगने वाली आग को, तो यहाँ पे एक झाग टाइप का आता है। ठीक है जी, अग्निशामक यंत्र, बेसिकली उसमें कार्बोनेशियम भरा होता है जिससे हम आगों को बुझा सकते हैं। और अगर ठोस सामग्री की बात करें
तो ये तो सिंपली जो कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन का मिक्स आता है उनका हम यूज कर सकते हैं यहाँ पे ठोस सामग्री में लगने वाली आगों को बुझाने के लिए। तो बिजली से लगने वाली आग को बुझाने के लिए हम सिंपली सीटीसी जो हेलोन टाइप का होता है उसका उस अग्निशामक का यूज करते हैं। अब हम यदि अपने अगले क्वेश्चन पे चले जाएं तो अगला क्वेश्चन है किस ट्रांसफार्मर में कोई क्षय नहीं होता है। तो ये तो काफ़ी सिंपल सा क्वेश्चन है। जो आदर्श ट्रांसफार्मर होता है जिसको हम आइडियल ट्रांसफार्मर बोलते हैं, इसमें कोई क्षय नहीं होता है। ठीक है जी। आइडियल ट्रांसफार्मर बेसिकली हम जब हमें पढ़ाना होता है तब हम बताते हैं कि देखिए आइडियल ट्रांसफार्मर है, तो आइडियल ट्रांसफार्मर को लेकर के हम सारी जानकारी हम ट्रांसफार्मर के बारे में दे देते हैं, क्योंकि इसमें कोई लॉस नहीं होता है। क्यों इस वजह से नहीं होता है क्योंकि इसके रजिस्टेंसेस वगैरह को नेग्लिजिबल कर दिया जाता है, केवल एकदम प्योर चीज़ें मानी जाती हैं। इस वजह से आदर्श नाम ही आइडेंटिकल, तो इसमें इस वजह से कोई क्षय नहीं होता है। जैसे यहाँ पे पावर जो होती है दोनों तरफ मेंटेन रहती है, बट जो प्रैक्टिकल सिचुएशन होती है वहाँ पे हम देखेंगे कि कुछ ना कुछ लॉसेस होते हैं, लेकिन हम बढ़ाने के पर्पज से इनको आइडियल लेके चलते हैं। तो आइडियल ट्रांसफार्मर में कोई क्षय नहीं होता है। अब यदि हम अपने अगले क्वेश्चन का बात करें तो एमसीबी का पूर्ण रूप है। एमसीबी का देखिए पूर्ण रूप क्या है, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। मिनिएचर सर्किट ब्रेकर आप एमसीबी अपने घरों में देखते होंगे, तो यदि आपसे कोई पूछ दे कि एमसीबी का पूर्ण रूप क्या है तो वो होता है मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। अब यदि हम अपने अगले क्वेश्चन पे चले जाएं तो याद करने वाली चीज़ थी। अगला क्वेश्चन है एक नियान संकेत ट्यूब की अधिकतम लंबाई हो सकती है। देखिए एक नियान संकेत ट्यूब की जो अधिकतम लंबाई वो 5 मीटर हो सकती है। ठीक है जी, 5 मीटर, क्योंकि इस ट्यूब में प्रत्येक खंड की लंबाई 5 मीटर से अधिक नहीं होनी चाहिए। इस ट्यूब का प्रयोग विज्ञापन के लिए किया जाता है। आप देखे होंगे कि आप जब आते होंगे कहीं रोड वगैरह पे जाते होंगे रात के समय में, तो आप विज्ञापन पे देखते होंगे इस ट्यूब का प्रयोग किया जाता है विज्ञापन वगैरह के लिए। यह एक ठंडे कैथोड प्रारूपी लैंप है। इसमें प्रारंभिक विसर्जन उच्च वोल्टता पर होता है, ठीक है, तथा इसमें किसी हीटर यूनिट की आवश्यकता नहीं होती है। सामान्यतः नियान ट्यूब का रंग लाल लाल होता है तथा इसकी क्षमता 40 ल्यूमन वाट तक होती है। ठीक है, ये जो छोटे छोटे पॉइंट है आप इसको बस एक बार पढ़ लो ताकि माइंड में रहे। इस ट्यूब से विभिन्न प्रकार के रंग को प्राप्त करने के लिए इसमें विभिन्न प्रकार की गैस भरी जाती है। आप देखते होंगे कि जो एडवर्टीजमेंट होती है वो विभिन्न विभिन्न रंग की होती हैं, तो इसके लिए उसमें विभिन्न प्रकार के गैसों का यूज किया जाता है। गैसों के साथ बहुत कम मात्रा में हीलियम गैस भरी जाती है। ठीक है जी, तो ये कुछ रहा नियॉन ट्यूब के बारे में जानकारी। तो बेसिकली जो इसका आंसर होगा कि अधिकतम ऊंचाई लंबाई कितनी होनी चाहिए थे नियॉन संकेत ट्यूब की, कितनी होती है, वो 5 मीटर होता है। ठीक है, अब हम यदि अपने अगले क्वेश्चन पे चले जाएं तो अगला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट इज यूज टू डिटेक्ट द अर्थ फाल्ट लोकेशन ऑफ अ केबल। तो देखिए जो अर्थ फाल्ट लोकेशन हमको फाइंड करना होता है वो हमको म्यूरी लूप टेस्ट के थ्रू हम कर सकते हैं। म्यूरी लूप टेस्ट के थ्रू ये क्या होता है जी, म्यूरी लूप टेस्ट। तो बेसिकली आपको यदि मैं फिगर दिखाऊं तो म्यूरी लूप टेस्ट कुछ इस तरीके से किया जाता है कि ये आप ब्रिज पढ़ते होगे, यदि इलेक्ट्रिकल में आपने देखा होगा ब्रिज सर्किट को, तो बेसिकली वही होता है। ब्रिज सर्किट में देखिए क्या होता है, चार हमको यहाँ पे देखिए R1 R2 और ये आपका R3 का काम कर रहा है। ये बेसिकली क्या है, केबल है, ये साउंड केबल और ये फाल्टी केबल। तो यहाँ पे देखिए आप देख सकते हो कि ये जो R1 हो गया R2 हो गया, जो R3 का काम कर रहा है, ये जो टोटल रेजिस्टेंस है RG प्लस RY, ये R3 का काम कर रहे हैं और R4 का काम RX कर रहा है। तो बेसिकली हमको एक ब्रिज सर्किट यहाँ पे बनाया गया है, दिखाया गया है। इसी तरीके से हम मैरी लूप टेस्ट करते हैं ब्रिज सर्किट बना करके कि जो भी फाल्टी केबल होगा उसको हम ले लेते हैं और एक अपने से एक साउंड केबल ले लेते हैं। ये देखिए फाल्टी केबल है टोटल, इसको हम बीच से क्या कर लिए हैं, इसके बीच में ये टेस्टर को लेके जा रहे हैं। टेस्टर का अपना एक कुछ रेजिस्टेंस है, इसकी वजह से ये जो रेजिस्टेंस है डिवाइड हो जा रहा है, इधर RX और इधर RY और इधर ये RG है। ठीक है, यदि हम इसको दिखाएं कि कैसे इसका हम आगे यूज करते हैं तो देखिए ब्रिज सर्किट में ब्रिज कब बैलेंस होता है, हमारा ब्रिज तब बैलेंस होता है जब हमारा R1 बाई R2 क्या हो जाए, R3 बाई R4 के। ठीक है जी, इसमें आप कंफ्यूज ना हो, आपको बस सिंपली क्या देखना होता है कि ये जो सर्किट है इस सर्किट में R1 बाई R2 जो आमने सामने के होते हैं, या फिर ये जो आपको आमने सामने के दिख रहे हैं, या फिर ये और ये, आप कह सकते थे कि R1 बाई R3
इज इक्वल्स टू R2/R4, ये भी सही होता है। तो इसमें कन्फ्यूज होने की बात नहीं है, दोनों सही हैं। तब ये सर्किट क्या होता है, बैलेंस होता है। ठीक है जी। तो उसी का यूज करके हम क्या करते हैं, यहाँ पे फॉल्ट लोकेशन को फाइंड करते हैं। यहाँ पे देखिए उसका डेरिवेशन भी किया गया है। यदि आप चाहो तो इसको वीडियो को पॉज करके आप यहाँ पे देख सकते हो कि इसका डेरिवेशन कैसे किया गया। बेसिकली जब यहाँ पे डेरिवेशन कर लिया गया है तो लास्ट में इसमें जो रिज़ल्ट बताया गया है वो ये बताया गया है कि जो रेजिस्टेंस होती है हमारी, वो किस पे डिपेंड करती है जी, रो L/A लेंथ पे डिपेंड करती है। तो L यहाँ पे हम जहाँ जहाँ पे रेजिस्टेंस है वहाँ पे हम लेंथ से इसको रिप्लेस कर दिए हैं, जिसकी वजह से हमको लेंथ पता चल जाएगी केवल कि कहाँ पे फॉल्ट हुआ था। जहाँ पे फॉल्ट होगा ये डिटेक्टर डिटेक्ट करना बंद कर देगी। ठीक है, एट दैट टाइम ये क्या हो जाएगा, बैलेंस्ड हो जाएगा, क्योंकि हमको बैलेंस कंडीशन लेकर के चलना है, तभी हम फॉल्ट को पता कर सकते हैं। तो अगला क्वेश्चन यदि हम देखें तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा जी, मैरी लूप टेस्ट। अब अगले क्वेश्चन पे यदि हम चले जाएं तो अगला क्वेश्चन है फ्यूल ऑफ एटॉमिक इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन प्लांट इज। तो एटॉमिक जनरेशन, एटॉमिक इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन की बात कर रहा है। तो एटॉमिक इलेक्ट्रिक पावर जो जनरेशन की यहाँ पे बात करी गई है वो बेसिकली न्यूक्लियर पावर प्लांट की बात करी गई है। न्यूक्लियर पावर प्लांट में हम यूरेनियम का यूज़ करते हैं, यूरेनियम 235। यूरेनियम 235 का मतलब होता है कि यूरेनियम जो 235 यूज होता है इसमें वो एनरिच्ड यूरेनियम यूज होता है। एनरिच्ड का मतलब कि 80% कंसंट्रेशन होता है यूरेनियम का। ठीक है, तो एनरिच्ड यूरेनियम का यूज़ करते हैं हम, और थोरियम का भी यूज़ करते हैं बेसिकली एटॉमिक न्यूक्लियर पावर प्लांट में, एटॉमिक इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन जिसको बोलते हैं। और इसकी जो इंस्टॉलेशन होती है वो काफ़ी महंगी होती है, लेकिन जो रनिंग कॉस्ट होता है वो काफ़ी सस्ता होता है। ठीक है, अब यदि हम अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 38 की, तो ट्राई स्क्वायर का प्रयोग कोण की सटीकता को मापने के लिए किया जाता है। तो ट्राई स्क्वायर का प्रयोग देखिए हम कब करते हैं, 90 डिग्री के कोण की सटीकता को मापने के लिए यूज करते हैं। यदि मैं इसका आपको फिगर दिखाऊं तो ये देखिए, ये ट्राई स्क्वायर जो टूल है वो आपको दिख रहा है, चेकिंग टूल, कि कैसे हम मापते हैं। आप इसको देखे भी होगे, बेसिकली घरों में आप कभी भी देखे होगे कि लोग इनको यूज करते हैं लकड़ी वकड़ी वगैरह काटने के लिए, या फिर कुछ वैसी चीज़ों को मेज़र करने के लिए। तो आप इसको सिंपली बस पढ़ सकते हो कि ये क्या होता है, दो भागों से मिलकर बना है, जिसमें पहला भाग ब्लेड का तथा दूसरा भाग स्टॉक होता है। ब्लेड तथा स्टॉक को 90 डिग्री कोण पर सेट किया जाता है। ठीक है, ब्लेड और ये आपका ब्लेड हो गया, और ये स्टॉक, इनको ऐसे सेट किया जाता है कि 90 डिग्री पे हो। तो उनकी सटीकता को बस मेजर करने के लिए किया जाता है। और ये कितने टाइप के होते हैं यदि मैं बता दूँ, सॉरी यहाँ पे देखिए इसके थोड़ा सा उपयोग बता देता हूँ और क्या क्या इसके उपयोग हैं। तो ये देखिए दूरी मापने के लिए भी यूज किया जाता है, सतह की समतलता को मापने के लिए भी किया जाता है कि समतल है या नहीं है, और ये तो मापने के लिए किया जाता है कि दो मिलने वाली सतहों के समकोण 90 डिग्री पर होने की जांच के लिए, तथा समांतर रेखाएं लाइंस खींचने के लिए तथा उनकी जांच करने के लिए। अगर समांतर पैरेलल रेखा भी आपको खींचना है तो भी इसका यूज कर लेते हैं, और आपस में लंब रेखाएं खींचने के लिए भी इसका यूज कर लेते हैं। तो आई थिंक ये आपके लिए काफ़ी है। यदि आप इनके टाइप्स भी देखना चाहोगे तो पहला जो होता है फिक्स्ड या स्थिर ट्राई स्क्वायर होता है, और दूसरा यदि हम लोग बात कर लें तो समायोज्य ट्राई स्क्वायर होता है, जिसमें हम इसको क्या कर सकते हैं, इधर उधर हिला डुला के मतलब सेट भी कर सकते हैं। और यदि हम बात कर लें तीसरे की, तो तीसरा जो है वो क्या है, तीसरा जो होता है वो डाई मेकर, आपको फिगर दिख रहा होगा, ये डाई मेकर ट्राई स्क्वायर है। और चौथा जो होता है वो क्या होता है, एल स्क्वायर, एल एल की तरह होगा ये, एल शेप का। ठीक है जी, आप इसको बेसिकली अगर आप पढ़ना चाहो तो स्क्रीनशॉट लेके पढ़ सकते हो, नहीं तो आगे बढ़ सकते हो। तो चलते हैं अब अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन जो आपके सामने है वो क्या है जी, इफ सिंक्रोनस मोटर इज रनिंग ओवर एक्साइटेड द पावर फैक्टर विल बी। इफ सिंक्रोनस मोटर इज रनिंग ओवर एक्साइटेड द पावर फैक्टर विल बी। तो देखिए सिंक्रोनस मोटर यदि ओवर एक्साइटेड पे रन करे ना, तो ऐसे केसेस में क्या होता है, पावर फैक्टर जो हमारा होता है वो लीडिंग हो जाता है। अब यदि अंडर एक्साइटेड पे करे तो, यदि ये यदि ये अंडर एक्साइटेड पे करे तो क्या होगा जी, अंडर एक्साइटेड पे ये कितना हो जाए, ये लैगिंग हो जाएगा। ठीक है जी,
अंडर एक्साइटेड पे लैगिंग हो जाएगा। और वही नॉर्मल एक्साइटेशन पे क्या होगा, नॉर्मल पे यूनिटी पावर फैक्टर हो जाएगा। ठीक है जी, यूनिटी पावर फैक्टर। ये बस आपको थोड़ा याद रखना है कि नॉर्मल पे क्या होगा, यूनिटी पावर फैक्टर, नॉर्मल पे यूनिटी, अगर अंडर एक्साइटेशन है तो लैगिंग, और ओवर है तो लीडिंग। बेसिकली क्या होता क्या है ना कि ये जो कोर होता है, एक्साइटेशन देने का मतलब क्या होता है, ये जो कोर पे वाइंडिंग होती है ना, इसी को यदि हम डीसी करंट प्रोवाइड करें तो ये एक्साइटेड हो जाते हैं, इनकी वजह से यहाँ पे फ्लक्स प्रोवाइड हो जाता है और बीच में आर्मेचर लगा होता है। ठीक है, तो जो फ्लक्स प्रोवाइड होता है वो क्या करता है, एयर गैप फ्लक्स को मेंटेन करने के काम में आता है। यदि एयर गैप फ्लक्स यदि अंडर एक्साइटेशन है, करंट ठीक से नहीं पहुंच पा रहा है, तो ऐसे केसेस में क्या बोलते हैं हम, अंडर एक्साइटेड है। और इस कंडीशन में क्या होगा ना कि जो वोल्ट एम्पियर रिएक्टिव VA जिसको हम बोलते हैं, ये कम पड़ेगा इसके लिए, जिसके लिए हमको क्या करना होगा, अंडर एक्साइटेशन में ये कम पड़ेगा, जिसके लिए सोर्स को क्या करना पड़ता है, ये वोल्ट एम्पियर रिएक्टिव इसको प्रोवाइड करना पड़ता है, जिसकी वजह से ये लैगिंग पावर फैक्टर पे वर्क करने लगता है। वहीं ठीक इसका अपोजिट क्या होगा, यदि ओवर एक्साइटेड हो जाए तो इतना ज़्यादा मात्रा में एयर गैप फ्लक्स हो जाएगा कि इसको मिनिमाइज करने के लिए सीधा लोड को ही क्या करना पड़ेगा, वोल्ट एम्पियर रिएक्टिव प्रोवाइड करना पड़ेगा, जिससे जो पावर फैक्टर होगा वो लीडिंग वर्क करने लगेगा। और नॉर्मल कंडीशन पे तो कोई दिक्कत नहीं है, इनफ मात्रा में फ्लक्स प्रोड्यूस होती है, जिसकी वजह से ये यूनिटी पावर फैक्टर पे वर्क करता है। अब यदि हम अपने अगले क्वेश्चन पे चले जाएं, तो अगला क्वेश्चन क्या है जी, सीसा एसिड बैटरी के इलेक्ट्रोलाइट स्तर बनाए रखने के लिए पानी का उपयोग किया जाता है। तो सीसा एसिड बैटरी स्तर बनाए रखने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं जी, डिस्टिल्ड वाटर का। ठीक है जी, डिस्टिल्ड वाटर जिसको हम क्या बोलते हैं, आसुत जल। तो सीसा एसिड बैटरी में आसुत जल का हम यूज करते हैं। ठीक है जी, आसुत जल। और यदि हम बात करें कि इनका जो अनुपात होता है, सीसा एसिड बैटरी में हम तनु सल्फ्यूरिक एसिड का यूज करते हैं। ठीक है जी, H2SO4। तो H2SO4 और जो आसुत जल है उसका जो अनुपात होता है ना, वो 3:1 का होता है। मतलब यदि 3 भाग क्या है, आसुत जल है, तो 1 भाग क्या रहेगा, सल्फ्यूरिक एसिड रहेगा। ठीक है, ये याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। अब अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट। इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट इसमें से कौन है जी, एनर्जी किलोवाट, एनर्जी किलोवाट मीटर। मतलब ये किलोवाट आवर लिखा गया है एनर्जी मीटर को, क्योंकि एनर्जी जो मीटर होता है वो किस में रीड करता है, किलोवाट आवर में। अब देखिए, आपकी जो मोबाइल होती है ना, वो भी एक इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट है, क्योंकि इसमें जो बैटरी होती है वो mAh करके लिखा होता है। इसका मतलब होता है मिली एम्पियर आवर। ये क्या होता है बेसिकली कि कितना आपकी बैटरी एनर्जी को स्टोर कर सकती है। ठीक है जी, तो यदि आपकी बैटरी मान लीजिए 100 एम्पियर ड्रॉ कर रही है, ठीक है, 1 घंटा में 1 आवर में, तो आप सोचिए कि 50 घंटे में कितनी ड्रॉ कर देगी जी, 5000। तो आप देखोगे कि बैटरी पे 5000 mAh लिख के आता है। ठीक है, तो बेसिकली जो लिखा होता है mAh 5000, वहीं क्या होता है, हमारा बैटरी की स्टोरेज कैपेसिटी होती है। तो ये इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट है जो कि हर टाइम इंटरवल पे कैलकुलेट करके बताए कि कितना एनर्जी स्टोर हुई। ठीक है, तो ऐसे जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं जो टाइम इंटरवल पे हमको एनर्जी स्टोर करके बताते हैं, उनको हम कहते हैं इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट। तो वैसे ही एनर्जी मीटर भी बिजली का बिल हमको हर टाइम इंटरवल पे स्टोर करके, एनर्जी जो स्टोर होती है उनको हर टाइम इंटरवल पे बताती है कि इतनी एनर्जी स्टोर हुई। ठीक है, तो ऐसे इंस्ट्रूमेंट को हम इंटीग्रेटेड बोलते हैं। तो ये जो एनर्जी मीटर है वो भी क्या है, हमारा इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट है। अब देखिए, BIS के अनुसार यदि हम बात करें तो किसी भी, अगला जो क्वेश्चन है 42वां, BIS के अनुसार किसी भी संस्थापना में अधिकतम लीकेज करंट की अनुमति है। अब देखिए, लीकेज करंट भी बहुत खतरनाक होती है। ठीक है, इससे बचने के लिए जो BIS ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड है, उसने क्या कहा कि पूर्ण जो लोड होता है विद्युत धारा का, उसका 1 बटे के सोचिए 5000वां भाग वो क्या होना चाहिए लीकेज करंट, इसकी अनुमति दी गई है। अगर इससे ज़्यादा होता है तो इनकी अनुमति नहीं दी है BIS ने। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा, दूसरा वाला। तो अब अपने अगले क्वेश्चन पे चले जाते हैं, जो 43वां क्वेश्चन है, साफ्ट सोल्डर में टिन और सीसा का प्रतिशत होता है। तो साफ्ट सोल्डर में, ये तो बेसिकली याद करने वाला क्वेश्चन है,
60 to 40% सॉफ्ट सोल्डर में टीन का और सीसा का प्रतिशतता होता है। टीन का कितना हो जाता है जी 60 और सीसा का 40%। अब इसको याद रखना बस, सॉफ्ट सोल्डर में 60% टीन और 40% सीसा। अब हम अपने अगले क्वेश्चन पे चले जाएं तो डीसी जनरेटर की बॉडी किससे बनी होती है? तो डीसी जनरेटर की जो बॉडी होती है वो ढलवा लोहा या ढलवा इस्पात से बनी होती है, जिसको इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं जी? कॉस्ट आयरन बोलते हैं, ठीक है, कॉस्ट आयरन। तो बेसिकली ये ढलुआ लोहा का बना होता है, कास्ट आयरन का। तो आप इसको भी याद रखना। अगला क्वेश्चन है कि वायरिंग प्रणाली में सबसे सस्ता और आसान तरीका है। तो वायरिंग प्रणाली में देखिए क्लिट वायरिंग जो होती है, क्लिट वायरिंग वो सबसे सस्ता और आसान तरीका होता है। हालांकि अब ये बंद हो चुका है, फिर भी अभी भी गांव में लोग करते ही हैं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन ये क्यों इतना सस्ता और आसान होता है? तो क्लिट वायरिंग देखिए बेसिकली क्या होता है ना, कि यह तरीका बहुत ही पुराना तरीका है जिसमें कि बिजली की तारों को प्लास्टिक या लकड़ी के ऊपर लगाकर फिट की जाती थी, लेकिन यह बिजली की कटिंग सिर्फ कुछ समय के लिए ही कर सकते थे। इसे हम हमेशा के लिए नहीं रख सकते थे, क्योंकि इस बिजली की फिटिंग में काफ़ी खतरा होता था, इसलिए इसे हम घर पर भी यूज नहीं कर सकते थे। जैसे देखिए क्लिट वायरिंग का आपको एक फिगर दिखाया गया है। यह फिटिंग करने के क्या फ़ायदे होते थे कि यह फिटिंग जो होती थी करना बहुत ही आसान होता था, ठीक है। टेम्परेरी फिटिंग के लिए यह तरीका बहुत बढ़िया था, जहाँ पर किसी तरह का कोई निर्माण चल रहा हो या फिर कोई आर्मी कैंप, तो ऐसे जगहों पे हम क्या कर लेते थे, इसका यूज कर लेते थे, क्योंकि हमें कुछ देर बाद हटना होता था। तो इस फिटिंग में सभी तारें बाहर से दिखाई देती थी, इसलिए उसे रिपेयर करना बहुत आसान था। तो बेसिकली ये थे कुछ, आप चाहो तो इसको स्क्रीनशॉट लेके आराम से पढ़ सकते हो कि क्या थी क्लिट वायरिंग। तो क्लिट वायरिंग इसमें से जो होता है सबसे आसान होता है, वायरिंग प्रणाली में सबसे सस्ता और सबसे आसान तरीका है। तो इसका आंसर पहला वाला हो जाएगा क्लिट वायरिंग। व्हाट इज, अगला क्वेश्चन जो है 46वां, व्हाट इज वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ एन अल्टरनेटर? तो इससे तो भली भांति आप परिचित होंगे कि ये फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है, जिसमें हमें क्या बताया गया है कि जो ईएमएफ होती है, ईएमएफ विद्युत वाहक बल, वो क्या होता है, उससे जो उत्पन्न फ्लक्स है, फ्लक्स, ठीक है जी, उनके रेट ऑफ चेंज के बराबर होता है, मतलब परिवर्तन दर के। जो फ्लक्स में परिवर्तन होता है ना, अब देखोगे फ्लक्स में जो परिवर्तन होता है, बेसिकली ये जो फ्लक्स होता है इनके परिवर्तन होता है, एक बार ये ऊपर जाती हैं और एक बार क्या होता है यही चीज़ नीचे आती हैं। तो इनमें जो परिवर्तन होता है उनके परिवर्तन दर को क्या कहते हैं ईएमएफ। तो बेसिकली फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में यही दिया गया था कि जो विद्युत वाहक बल होता है और उससे उत्पन्न फ्लक्स जो होती है, किसी बिंदु परिपथ में उत्पन्न विद्युत वाहक बल ईएमएफ पर परिपथ में जो प्रवाहित होने वाली फ्लक्स होती है उसकी परिवर्तन दर के बराबर होती है। उसे हम क्या बोलते हैं, फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ठीक है जी। और एक लेंज लॉ भी इसमें दिया गया था। लेंज लॉ क्या होता था कि इससे जो जो चीज़ ईएमएफ को प्रोड्यूस करता है वो उसी चीज़ का क्या करती है, विरोध करती है। तो उसको हम लोग क्या बोलते थे, लेंज लॉ, ठीक है। तो देखिए जो अगला क्वेश्चन है वो है कि निम्न में से किस सेल का कार्यकाल सबसे लंबा होता है? तो देखिए यहाँ पे जो लिथियम सेल होती है ना उसका कार्यकाल सबसे लंबा होता है। इसकी जो वोल्टता होती है वो 2.9 समथिंग के करीब होती है। अब बेसिकली इसको याद कर लो कि लिथियम सेल का कार्यकाल सबसे लंबा होता है, ठीक है। कुछ चीज़ें हैं जो याद करने वाली हैं। अब देखिए तीन फेज वाली आपूर्ति प्रणाली में जो अगला क्वेश्चन है, तीन फेज आपूर्ति प्रणाली में न्यूट्रल पॉइंट कनेक्शन में उपलब्ध नहीं होता है। तो किस कनेक्शन में उपलब्ध नहीं होता है ये बेसिकली पूछा गया है। तो आप देखोगे कि जो डेल्टा कनेक्शन होता है, ये डेल्टा कनेक्शन, तो इससे आप देखोगे कि एक लाइन और ये दूसरी लाइन और ये तीसरी लाइन जो निकाली जाती है, लेकिन ये तीन फेज हो गए। अब जो इसमें न्यूट्रल वायर आप कहाँ से निकालोगे? तो न्यूट्रल वायर के निकालने के लिए इसमें कोई स्थान नहीं दिया जाता है, ठीक है। तो ये तीन फेज प्रणाली जो डेल्टा वाली होती है ना उसमें न्यूट्रल पॉइंट उपलब्ध नहीं होता है। तो इसका सिंपल सा आंसर हो गया कि ये डेल्टा कनेक्शन की बात कर रहा है, ठीक है। तो अगले क्वेश्चन पे चले जाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि तांबे मतलब कापर की परमाणु संख्या कितनी होती है? तो ये तो आपको पता होगा, बचपन में भी पढ़ते होगे कि कापर का जो परमाणु संख्या वो कितना है जी, 29 है, ठीक है। और यदि हम इसके परमाणु भार की बात कर लें तो वो कितना होता है, 63.54 के करीब होता है। तो आप 63 याद कर लो, ठीक है, इसी के करीब होता है।
अगले क्वेश्चन पे यदि हम चले जाएँ तो अगला क्वेश्चन है करंट ट्रांसफार्मर एक है। तो करंट ट्रांसफार्मर क्या है जी? करंट ट्रांसफार्मर जैसा कि देखिए अभी हम लोग देखे थे यहाँ पे कि करंट ट्रांसफार्मर एक सिंपल सा पहला जो ट्रांसमिशन लाइन होता है वहीं वाइंडिंग का काम करता है, एक ही टर्न होता है, और दूसरे पे हम दूसरी जो वाइंडिंग होती है दूसरे साइड की उस पर ज़्यादा टर्न होते हैं। ठीक है, तो ये पूछा जा रहा है कि करंट ट्रांसफार्मर एक है, स्टेप अप स्टेप डाउन या फिर कैसा ट्रांसफार्मर। तो देखिए स्टेप अप ट्रांसफार्मर की यदि हम बात करें तो वो क्या करता है, वोल्टेज को अप करता है, स्टेप डाउन क्या करता है, वोल्टेज को डाउन करता है। लेकिन करंट के साथ क्या होता है, ठीक उल्टा होता है। स्टेप अप ट्रांसफार्मर करंट को डाउन करता है, ठीक है, करंट को क्या करता है, वो डाउन करता है, जबकि स्टेप डाउन जो ट्रांसफार्मर होता है वो करंट को क्या करता है, इंक्रीज करता है। तो यहाँ पे देखिए करंट यहाँ पे ज़्यादा है प्राइमरी साइड में और सेकेंडरी साइड में करंट कम है। तो करंट को क्या कर रहा है, कम कर रहा है करंट को यहाँ पे। तो करंट को कम करने वाले ट्रांसफार्मर को हम क्या करते हैं, कहते हैं स्टेप अप। क्योंकि देखिए ठीक अपोजिट होता है नेचर इनका। अगर वोल्टेज ट्रांसफार्मर में अधिक होता है जिस साइड, तो उस साइड करंट क्या होता है, कम होता है। यदि वोल्टेज अधिक है तो करंट कम होगा। क्योंकि क्यों ऐसा होता है, क्योंकि दोनों साइड का देखिए पावर जो होता है प्राइमरी साइड और सेकेंडरी साइड का वो बराबर होता है। तो इनको बराबर करने के लिए जो P इज इक्वल्स टू वी आई होता है, इनको भी बराबर होना चाहिए। यदि एक साइड का भी अधिक है तो करंट को कम होना पड़ेगा। और इस क्योंकि यहाँ पे भी P इज इक्वल्स टू देखिए V और I होगा। तो यहाँ का वोल्टेज यदि ये स्टेप अप है तो यहाँ का वोल्टेज मान लीजिए कितना है, 200 वोल्ट, और यहाँ पे कितना है, 300 स्टेप अप करने बाद। तो 200 यहाँ पे है, 200 तो और यहाँ पे 300। अब करंट को मेंटेन करने के लिए यहाँ पे पावर को मेंटेन करने के लिए करंट को कम होना पड़ेगा और यहाँ पे करंट को अधिक होना पड़ेगा। तभी तो सॉरी, यहाँ पे करंट को अधिक होना पड़ेगा और यहाँ पे करंट को कम होना पड़ेगा, तभी तो पावर मेंटेन होगा दोनों साइड का। तो ठीक ये एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। तो इससे हम बता सकते हैं कि करंट जो ट्रांसफार्मर होता है वो यहाँ पे करंट को कम करता है। तभी तो हम अमीटर लगा के यहाँ पे देख सकते हैं रीडिंग को कि कितना करंट आ रही है। तो जो कम कर रहा है उसको हम क्या बोलेंगे, स्टेप अप ट्रांसफार्मर। करंट के साथ ठीक उल्टा होता है, इतना बस आप ध्यान रखना, करंट ट्रांसफार्मर में ऐसा होता है। तो करंट ट्रांसफार्मर क्या है, एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। तो हम वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। अगले वीडियो में हम क्या करेंगे, 50 से पूरे 100 तक जाएंगे, कि वहाँ पे देखेंगे और पूरे एक्सप्लेनेशन के साथ देखेंगे। ठीक है जी, तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि नहीं आया होगा तो आप लाइक ना करना, डिसलाइक करना। यदि आपको पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक करना और सब्सक्राइब करना। ओके जी, धन्यवाद।